नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क और आज जिस पंचायती में जिस मेहमान से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ, उस मेहमान की खासियत ये है कि वो जिला बदर हो चुका है। मगर ये उसका अधूरा ही तारुफ है। एक तारुफ ये भी है कि उसे सुरक्षा प्राप्त है, सरकारी सुरक्षा मिली हुई है। जिला बदर क्यों हुआ और वो व्यक्ति झीरम से उसका क्या रिश्ता रहा है, क्या पूरी पृष्ठभूमि है, राजनीति किस कदर नए नए मोड़ लेती है, रिश्तों को कैसे बदलती है, 5-7 मिनट की छोटी सी मुलाकात में समझने की कोशिश करेंगे। अजय जी नमस्ते। नमस्ते भैया। आपको कौन से श्रेणी की सुरक्षा है? अभी वर्तमान में तो मुझे वाय श्रेणी की सुरक्षा है। इससे पहले मुझे जेट कैटेगरी की सुरक्षा में सरकार ने रखा था और विगत 2 माह से मुझे जेट से वाय श्रेणी में कर दिया गया है। आप जिला बदर हो गए? जी। ये सुरक्षा भी आपको सरकार दे रही है, जिले में खतरा भी आपको मान रही है, क्या मामला है? देखिए, यही सरकार का और प्रशासन का दोहरा चरित्र है। जब मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हुआ करता था, तब मैं उनके लिए बहुत ही अच्छा एक वर्कर और अच्छा कार्यकर्ता कहलाता था। लेकिन मैं जब वास्तविकता बीजापुर में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया, कलेक्टर और विधायक के खिलाफ बोलना चालू किया, तो मैं गुंडा और बदमाश हो गया। और उन्होंने चुनाव के वक्त मुझे जिला बदर की कार्रवाई कर कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार, वहाँ की जनता मुझसे भयभीत नहीं थी, सरकार और प्रशासन और विधायक भयभीत थे। और मुझे चुनाव से दूर रखने का एक उनका घिनौना प्रयास उन्होंने किया और मैं बाकायदा उस जिला बदर की कार्रवाई को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दिया हुआ हूँ। आपके खिलाफ मामले कितने लंबित हैं? किस आधार पर जिला बदर हुआ है आपका? अब मेरे खिलाफ एक भी मामले ना न्यायालय में विचाराधीन है और ना ही थाने में पंजीबद्ध है। मगर आपको जिला बदर कर दिया? मुझे जिला बदर कर दिया गया। इसकी बाकायदा मैंने कलेक्टर को जवाब में स्पष्ट कहा कि श्रीमान जी, मेरे खिलाफ जो भी आरोप की जानकारी एसपी के माध्यम से आपको प्राप्त हुआ है, उसका लिखित में मैंने जितने भी मामले में पेश हुआ है, उसमें मैंने सारे दोषमुक्त के, न्यायालय के दोषमुक्त के प्रमाणित प्रतिलिपि माननीय कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया। बावजूद कलेक्टर ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए मुझे जिला बदर की कार्रवाई किया और मुझे 107, 116 के भी प्रकरण बताया गया, जबकि मैंने इनकार किया। कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि सर, आपके एसडीएम के पास आप खुद पता कर सकते हैं कि पुलिस ने न्यायालय को गुमराह करने का एक प्रयास किया है और प्रयास क्या न्यायालय को गुमराह ही किया है। जो 107, 116 के मामले में इन्होंने बांड निष्पादित की बात किया है, मैं इनकार कर रहा हूँ। और यदि आप मेरी बात से वाकिफ नहीं, आप अपने एसडीएम को बुलाकर पूछ सकते हैं। यानी 107, 116 के मामले में आपको मान लिया गया कि जिला बदर के लायक पात्र हैं आप, ये हाँ, मानना? तो उनका ये है, मतलब उनकी कुर्सी, उनकी पेन, उनकी पावर, गलत पावर का कलेक्टर ने गलत इस्तेमाल किया है। विधायक सरकार के दबाव में कलेक्टर के ऊपर दबाव बनाकर कहीं ना कहीं कलेक्टर ने मुझ पर जो कार्रवाई किया गया है, मैं उसको कानूनन के तहत नहीं मानता हूँ। कहीं ना कहीं मुझ पर गलत कार्रवाई की गई है। ठीक है, खैर मसला हाई कोर्ट में। ये विधायक जो हैं वहाँ के विक्रम मंडावी, वो तो कभी आपकी दांत को रोटी दोस्ती थी, बड़ी गहरी दोस्ती थी। तो अब विवाद है आप दोनों के बीच में। कहा जाता है कि विवाद की वजह पैसे की हिस्सेदारी है, शेयर है। देखिए, पैसे के इसलिए आप विक्रम के खिलाफ हैं, वरना विक्रम तो बड़े भले इंसान हैं। वो कितने भले इंसान हैं। अभी 3 दिसंबर 2023 को जनता ने जनादेश दे दिया है। उससे प्रमाणित हो जाएगा कि कौन भला और कौन बुरा। और रही बात जिस बात की आप बात कर रहे हैं कि पैसे के विवाद, यदि पैसे ही मेरे लिए सब कुछ होता तो बाकी लोगों की तरह मैं भी उनका जी हुजूरी कर लिया होता। मैं भी आयोग का सदस्य था, युवा आयोग में सदस्य था। मैं चाहता तो वहीं से मुझे पर्याप्त पैसा मिल सकता था। मैंने कभी भी पैसे के पीछे नहीं, बल्कि सिद्धांतों के साथ चलना सीखा। और ये लड़ाई विधायक के साथ जो मेरी हुई है, सिद्धांतों के साथ हुआ है। उसने जो काम किया, मैंने उसे सिद्धांत के खिलाफ माना। अच्छा,
और मैंने सिद्धांत के साथ खड़ा रहा, ना कि पैसे के पीछे भागने का प्रयास किया। मैं पैसे के पीछे भागता तो आज विधायक का जी हुजूरी करके, माननीय मुख्यमंत्री जी का जी हुजूरी करके, प्रभारी मंत्री कवासी लखमा का जी हुजूरी करके मैं भी आज पैसे कमाने में पीछे नहीं रहता। आप महेंद्र कर्मा के बड़ी करीबी थे, आप कांग्रेस के बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, राज्य विभाग के सदस्य थे, फिर ऐसा क्या हो गया आप इतनी अनुशासनहीनता करने लगे कि आपको पार्टी से नमस्ते किया गया, थैंक यू कर दिया गया? देखिए, मेरे जो राजनीतिक गुरु थे शहीद महेंद्र कर्मा जी, उन्होंने मुझे सिखाया था कभी भी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करना। मैं उनका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। जब नक्सलियों के खिलाफ सलवा जुड़ूम आंदोलन चालू हुआ, वो नेता प्रतिपक्ष थे और पूरी कांग्रेस पार्टी उस आंदोलन के खिलाफ था। यहाँ तक कि प्रदेश के शीर्ष नेता से लेकर राष्ट्र नेतृत्व तक उस सलवा जुड़ूम का खिलाफत करता था। और शहीद महेंद्र कर्मा जी ने कहा कि मुझे नेता प्रतिपक्ष से हटना मंजूर, लेकिन मैं जनता को धोखा नहीं दूंगा। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ, उन्हीं के सिद्धांतों पर चलता हूँ। हम लोग पद और लालसा के पीछे नहीं, बल्कि सिद्धांतों के साथ चलने वाले लोग हैं। अच्छा, एक 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 ये महेंद्र कर्मा जी से याद आया, ये झीरम के दौरान आप थे? जी, मैं उन्हीं की गाड़ी में था, महेंद्र कर्मा जी के साथ था। अभी बड़ी सियासत चल रही है, बल्कि उस 2013 के बाद जब पीसीसी चीफ बने भूपेश बघेल, वो तब से कह रहे हैं कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। आप भी ऐसा मानते हैं क्या? देखिए, जिस 25 मई 2013 का वो दिन आज भी हम लोगों के जहन में है। आज 10 साल हो गए और इन 10 सालों में केवल हम लोगों ने शहीदों पर श्रद्धांजलि अर्पित और बयानबाजी करने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। माननीय भूपेश बघेल जी महेंद्र कर्मा जी के बहुत करीब थे। भूपेश बघेल जी कर्मा जी को अपने नेता मानते थे और कर्मा जी के माध्यम से ही हम लोग भूपेश बघेल जी से जुड़े हुए थे। आज भूपेश बघेल जी प्रदेश के सीएम हैं। बावजूद जिस तरीके से झीरम में शहीद हुए या घायल हुए पीड़ितों को जो न्याय मिलना था, न्याय की आस आज भी हम जीवित हैं। क्या हुआ था? आप लोगों को क्यों लगता है कि गड़बड़ हुआ? क्या है मामला? देखिए, जिस तरीके से शॉर्टली बताइए। शॉर्टली बताऊंगा। देखिए, जिस तरीके से महेंद्र कर्मा जी जेड प्लस में थे, नंद कुमार पटेल जी जेड प्लस में थे, विद्याचरण शुक्ल वायु श्रेणी में थे, हम लोग भी सुरक्षा प्राप्त होते थे, लेकिन जिस तरीके से वहाँ सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए था, उस दिन वहाँ सुरक्षा व्यवस्था नहीं था। और सबसे बड़ी षड्यंत्र की बू इसलिए आती है क्योंकि जब नक्सली हमला हुए, सारे लोगों को बंधक बनाकर नक्सली रख लिए, कई लोग मारे गए, कई लोगों को हम लोगों ने ब्लास्ट होता देखा, कई लोगों को गोली लगते देखा। जब नक्सली हम जैसे लोगों को बंधक बनाकर 1.5 से 2 घंटे तक पहाड़ों पर रखे थे, वहीं दूसरी ओर नंद कुमार पटेल जी के गाड़ी में सवार जो वर्तमान में प्रदेश में मंत्री हैं कवासी लखमा जी, उनको छोड़ देना, वहाँ पर पहले से मोटरसाइकिल का उपलब्ध होना, कहीं ना कहीं संदेह है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ था। जैसे हमको अब बंधक बनाकर नक्सली रखे, जब तक वो अपने मूवमेंट पे सफल नहीं हुए तब तक हमको जाने नहीं दिए, तो लखमा जी को जाने क्यों दिया? आपने लखमा जी को छोड़ा कैसे? तो ये कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में है। मैं ये नहीं कहता, ये तो जांच का विषय है, लेकिन संदेह आज भी मन में है कि लखमा जी को जाने कैसे दिया। और लखमा जी यदि चले भी गए तो उनको दरबार थाने जाना था, वो सीधा पहुंच गए जगदलपुर। जिनको खरोच तक नहीं आया था वो अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं, जगदलपुर के हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, फिर रायपुर में रामकृष्ण में आके एडमिट हो गए। जिस आदमी को खरोच तक नहीं आया था, उसका एडमिट होना ही अपने आप में एक संदेह को जन्म देता है। चलिए, आपने वक्त निकाला, हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। ये थे अजय सिंह। बीजापुर में अजय सिंह एक ऐसा नाम है जिन्हें ये लेकर ये माना जाता है कि ये सत्ता के विरोधी हैं, मगर इनका अतीत ये भी है कि कभी ये वर्तमान सत्ता यानी वर्तमान विधायक विक्रम के बहुत करीबी दोस्त थे। दोस्ती में दरार आई, दरार कुछ ऐसी आई कि कांग्रेस से ही बाहर हो गए, सुरक्षा भी घटी। फिलहाल जिला बदर हैं, मामला कोर्ट में है। और हाँ, झीरम को लेकर तीखे तेवर के साथ सवाल कवासी लखमा पर भी उठाते हैं।
अगली बार फिर किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।